नमस्कार, देश का नंबर 1 न्यूज चैनल TV9 भारत वर्ष आप देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ प्रीति रघुनंदन, मेरे साथ हैं सुरभि, रवि और सुमित। शुरुआत करेंगे खबरों की। राजस्थान में बढ़ते आक्रोश की बड़ी खबर के साथ सुखदेव सिंह गोगामेडी हत्याकांड की वजह से देश के कई राज्यों में प्रदर्शन हो रहे हैं। आज मध्य प्रदेश, जम्मू और राजस्थान में जोरदार प्रदर्शन हुआ है। धरना और नारेबाजी देखी गई है। ये 4 तस्वीरें आप देख रहे हैं। गैंगस्टर्स और शूटर्स का एनकाउंटर करने की मांग जोर शोर से उठ रही है। तो सुखदेव मर्डर केस पर सियासत भी जारी है। TV9 भारतवर्ष पर इस केस से जुड़ी एक एक खबर आपको दिखाएंगे। तो सुखदेव हत्याकांड पर राजस्थान में बवाल की तस्वीरें आपके सामने थी, लेकिन जयपुर में लाठी डंडे लेकर किस तरीके से सड़क पर उतर आए समर्थक। एक और तस्वीर देखिए, क्योंकि हत्या के विरोध में जयपुर में जगह जगह आगजनी की गई। हत्यारों की गिरफ्तारी की मांग की जा रही थी, लेकिन उसी मांग के तहत कैसे सड़क पर बवाल हुआ, तस्वीरें देखिए। बाइक पर सवार समर्थक रास्ते से गुजरते हुए जगह जगह आगजनी करते रहे। बीच सड़क पर टायर को आग के हवाले कर दिया। हाथों में डंडे लेकर सड़क पर काफी देर तक इसी तरीके से बवाल मचा रहा। अब जयपुर की ये लाइव तस्वीरें आपके सामने, जहां देखिए किस तरीके से हालात को देखते हुए पुलिस की टीमें भी मौके पर नजर आ रही हैं, लेकिन सड़क पर हालात लगातार बिगड़ते जा रहे हैं, क्योंकि कोई ऐसा इलाका नहीं है जहां पर समर्थक एकजुट होकर हंगामा ना कर रहे हो। क्योंकि अब वो तस्वीरें सामने आई है जहां बीच सड़क पर टायर को भी आग के हवाले कर दिया गया और इसी वजह से पूरे इलाके की आवाजाही काफी देर तक के लिए ठप रही। और आज सुखदेव हत्याकांड पर जयपुर से उदयपुर तक बवाल जारी है। सुखदेव समर्थक गुनहगारों का एनकाउंटर करने की मांग कर रहे हैं। कई जिलों में जोरदार प्रदर्शन हुए, देखिए पूरी रिपोर्ट। सुखदेव हत्याकांड के बाद ऐसी तस्वीरें पूरे राजस्थान से आ रही हैं। जयपुर में आज सुबह से बवाल जारी है। सुखदेव समर्थक सड़कों पर उतरे हुए हैं। धरना प्रदर्शन, नारेबाजी, हंगामा, आगजनी, हर तरफ ऐसा ही मंजर है। करणी सेना के महिपाल सिंह मकराना कहते हैं कि गुनाहगारों को जल्द से जल्द एनकाउंटर नहीं हुआ तो आक्रोश और बढ़ेगा। यूपी की तर्ज पे एनकाउंटर हो, अभी की अभी डीजी को निरस्त किया जाए, निलंबित किया जाए, और अगर बनती है तो जवाब देंगे। जवाब बाकायदा हम मांगेंगे। और जो है सीएम उस टाइम का जो गृह मंत्री था, सीएम के खिलाफ मुकदमा दर्ज हो, डीजी के खिलाफ निलंबित किया जाए। अगर यहाँ कोई पावर में सरकार नहीं है तो राज्यपाल के पास पावर है। और अगर अभी भी नहीं समझे तो अभी तो केवल बंद किया है, राजस्थान जाम भी होगा और पूरा देश जाम भी होगा। राजस्थान के उदयपुर में भीड़ बेकाबू नजर आई। लोगों ने कलेक्टर ऑफिस के बाहर जोरदार प्रदर्शन किया और सुखदेव मर्डर केस के गुनहगारों को गिरफ्तार करने की मांग की। उधर भीलवाड़ा में जोरदार प्रदर्शन हुआ। सुखदेव समर्थकों ने गुनहगारों को फांसी देने की मांग करते हुए लगातार नारेबाजी की। इधर सीकर में भी करणी सेना के समर्थक सड़कों पर उतर आए और सुखदेव हत्याकांड के गुनहगारों पर शिकंजा कसने की मांग की। और देखिए राजस्थान के अलग अलग हिस्सों में ये प्रदर्शन किया जा रहा है। बीकानेर में भी सड़कों पर उतरे हैं लोग। जी हां, बीकानेर से भी तस्वीरें आ रही हैं। और इसके अलावा उदयपुर में भी हजारों लोगों का प्रदर्शन देखने को मिला। हत्यारों की जल्द गिरफ्तारी की मांग कर रहे हैं लोग। लगातार राजस्थान के अलग अलग हिस्सों से ये तस्वीरें सामने आ रही हैं, चाहे वो बीकानेर हो, उदयपुर हो, इन इलाकों से लगातार ये तस्वीरें आ रही हैं जहां पर सड़कों पर उतरे लोग लगातार इस मामले में बड़ी कार्रवाई, जल्द से जल्द कार्रवाई करने की मांग कर रहे हैं। और चलिए हमारे सहयोगी ध्वज आर्या का रुख कर लेते हैं। ध्वज हमारे साथ जुड़े हैं। ध्वज, देखिए लगातार जिस तरीके से 24 घंटे हो चुके हैं इस हत्याकांड को, लेकिन प्रदर्शन जो है, जो तस्वीरें हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं, लगातार वो तस्वीरें राजस्थान के हर इलाके से एक जैसी ही आ रही हैं। देखिए निश्चित तौर पर उपद्रव है, ये जो है थमने का नाम नहीं ले रहा। राजधानी जयपुर के हालात हैं, पुलिस भी यहाँ पर बेबस बनी हुई है। यहाँ जिस तरीके से हालात हैं, टायर जो है जलने के निशान हैं, और आप देख सकते हैं जगह जगह जो है लाठी लेकर जो ये जितने भी जो कार्यकर्ता थे, जितने भी सुखदेव गोगामेडी के जो समर्थक थे, वो यहाँ पर सड़कों पर हैं और यहाँ से ये अस्पताल को कूच कर रहे हैं। और एक जो है पूरा जयपुर शहर इन्होंने एक तरह से बंद कर दिया है। पुलिस भी जो है बेबस जो यहाँ तरीके से खड़ी हुई है। यहाँ आप देख सकते हैं पुलिस ने अब मोर्चा संभाला है। यहाँ आप देख सकते हैं, इनसे भी बातचीत करेंगे किस तरीके से जो यहाँ पर जो पुलिस एक्टिव हुई है। अब शाम को ये 5 बजने का समय है, लेकिन
कि 5 बजे से पहले जब हालात यहाँ पर इतने ज़्यादा ख़राब थे, जयपुर शहर इन्हीं के हवाले था। मैं इनसे बात करना चाहूँगा। सर, पुलिस अब एक्टिव हुई है? पुलिस सुबह से एक्टिव है सर। तो आप देख सकते हैं कि कितनी बेबस पुलिस है कि ये बता भी नहीं पा रहे हैं कि यहाँ पर जयपुर के हालात कितने ख़राब हो चुके हैं। जयपुर के साथ साथ में पूरे राजस्थान में ये हालात हैं जो है सड़क जाम कर रहे हैं। और जयपुर का अगर बात की जाए तो अजमेर रोड जो है करीब 6 से 7 किलोमीटर तक का लंबा जाम लगा हुआ है, और जो आगरा रोड है ये भी जो है 6 से 7 किलोमीटर का लंबा जाम लगा हुआ है। तो हालात ज़्यादा बिगड़ते जा रहे हैं। गोगा मेडी के हत्यारों की मांग की जा रही है कि उन्हें जल्द से जल्द उन्हें एनकाउंटर हो, उन्हें जो है जल्द से जल्द जो है पुलिस गिरफ्तार करे, उसके बाद में एनकाउंटर किया जाए। ये मांग इनके द्वारा की जा रही है। फिलहाल जो पुलिस की जो टीम है, साथ बने रहिएगा और ये तस्वीरें जो प्रोटेस्ट की आ रही हैं उस पर आगे भी आपसे हम बातचीत करेंगे। अगली जानकारी इस पूरे मामले में ये आ रही है कि सुखदेव सिंह गोगा मेडी के हत्याकांड के बाद राजस्थान समेत कई प्रदेशों में हंगामा हो रहा है। करणी सेना और राजपूत समाज सड़क पर है और आरोपियों के खिलाफ सख्त एक्शन की मांग की जा रही है। ये तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं और इन तस्वीरों में देखिए चूरू, दौसा, सीकर, जयपुर, उदयपुर, बूंदी समेत हर जगह सुखदेव गोगा मेडी के समर्थक प्रदर्शन कर रहे हैं। देखिए ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। ऊपर के विंडोज में आप देख रहे हैं 8 तस्वीरें और उसी के साथ इन 8 तस्वीरों के साथ नीचे 4 तस्वीरें आपको और दिखा रहे हैं। कुल 12 तस्वीरों में इस वक्त हालात देखिए। राजस्थान में शहर शहर आक्रोश है। इस वक्त ध्वज आ रहे हमारे साथ, हमारे सहयोगी बने हुए हैं। ध्वज, ये आक्रोश पूरे राजस्थान में फैला हुआ है। इसको लेकर जो मांग की जा रही है, अभी कई गिरफ्तारियां हो गई हैं, लेकिन मुख्य तौर पर जो मांग है इन प्रदर्शनकारियों की वो क्या है? ध्वज, क्या आप तक मेरी आवाज पहुंच रही है? बिल्कुल आपकी आवाज़ मुझ तक पहुंच रही है। और सबसे बड़ी मांग इनकी जो है एनकाउंटर किया जाए। ये छोटे से छोटा और बड़े से बड़ा नेता, जो करणी सेना का जो बड़ा से बड़ा नेता है, वो यही कहता हुआ नजर आ रहा है कि एनकाउंटर किया जाए। यहाँ कुछ लोग हैं जिनकी पूरी दिनचर्या जो है आज पूरी तरीके से खराब हो गई है। क्या कहना है आपका? आज पूरे दिन भर कुछ नहीं खाना भैया, क्या कहना है आपका? क्योंकि आज पूरा जयपुर शहर, ये आप देख सकते हैं कि लोग जो हैं यहाँ पर बाहर खड़े हैं। ये मार्केट पूरा बंद है, लोग जो है घरों से निकल रहे हैं, लेकिन उन्हें जो है ज़रूरत का सामान भी नहीं मिल पा रहा। क्या कहना है आपका? यहाँ देख सकते हैं आप, ये जो लोग हैं ये सब के सब जो है डर के साये में है, क्योंकि आज जयपुर में जो उत्पात मचाया गया है, दुकानों में तोड़फोड़ की गई है, एटीएम में तोड़फोड़ की गई है, तो जिस तरीके से उत्पात मचाया गया है, तो कहीं ना कहीं जयपुर शहर में कभी ऐसे हालात देखने को नहीं मिले। सर, कहाँ से हैं आप? क्या कहना है? पूरा जयपुर शहर आज बंद है। हम यहाँ से हैं, जयपुर से। क्या लग रहा है, कितनी परेशानी हो रही थी आपको? परेशानी बहुत ज़्यादा हो रही है। पूरा मार्केट बंद है, कुछ चीज़ सामान वगैरह कुछ नहीं मिल रहा है। तो लोग ये देख सकते हैं, ये लोग इतना परेशान हो रहे हैं, लेकिन जो ये करणी सेना के जो कार्यकर्ता हैं और सुखदेव गोगा मेडी के जो कि समर्थक हैं, आज सड़कों पर उतरे हैं हाथों में लाठी लेकर उन्होंने पूरा ट्रैफिक रोक रखा था। और अभी भी हालात जयपुर शहर के ऐसे ही हैं। जयपुर शहर में कई जगह लंबा जाम लगा हुआ है और उसके साथ साथ में एक ही मांग है इनकी, एकजुट होते समर्थक अब सड़क पर जिस तरीके से मांग कर रहे हैं, उसके बाद हालात को काबू में करना भी एक चुनौती बन गई है। लेकिन इसी बीच सुखदेव मर्डर केस में बड़ी खबर यह आई कि एसआईटी का गठन किया जा चुका है और राजस्थान पुलिस के डीजीपी उमेश मिश्रा की तरफ से कहा गया कि शूटर रोहित राठौर और नितिन फौजी की पहचान कर ली गई है। मामले में अब एनआईए भी जांच कर सकती है। सुखदेव मर्डर केस के जांच के लिए राजस्थान पुलिस ने एसआईटी का गठन किया है। एडीजी क्राइम दिनेश एनएम की अगुवाई में एसआईटी की टीम ने सुखदेव हत्या की तफ्तीश करेगी, तो गुनहगारों का सुराग देने पर 5-5 लाख रुपए का इनाम घोषित किया गया है। इसके अलावा गोगा मेडी हत्याकांड की जांच में अब एनआईए की एंट्री होने वाली है। गोगा मेडी मर्डर केस में एनआईए जल्द स्पॉट का दौरा कर सकती है। एनआईए के 4 सदस्यीय टीम इसके लिए जयपुर रवाना हो सकती है, क्योंकि हत्याकांड का तार अंतर्राष्ट्रीय नेटवर्क वाले लॉरेंस बिश्नोई गैंग से जुड़ा है। क्योंकि सुखदेव की हत्या के बाद इसकी जिम्मेदारी बिश्नोई गैंग से जुड़े रोहित गोदारा ने ली। गैंगस्टर रोहित गोदारा को लॉरेंस बिश्नोई का बेहद करीबी माना जाता है। सुखदेव सिंह गोगा मेडी मर्डर केस में पुलिस की टीम ने धरपकड़ और कॉम्बिंग अभियान भी चलाया हुआ है। गुनहगारों से जुड़े कई जिलों में दबिश डाली गई है। राजस्थान के अलावा हरियाणा और बॉर्डर के कई क्षेत्रों में गुनहगारों की तलाश जारी है। कल शार्प शूटर ने 20 सेकंड में 17 से ज्यादा गोलियां दागकर
सुखदेव सिंह गोगामोड़ी हत्या को अंजाम दिया था। और अब बात सियासत की। आज लोकसभा में जम्मू कश्मीर आरक्षण संशोधन बिल पर चर्चा हुई। बिल पर गृह मंत्री अमित शाह ने आज जवाब दिया। इस दौरान पीओके के जिक्र में नेहरू का नाम आया और जमकर हंगामा हुआ। और बड़ी खबर, नेहरू की 2 गलतियों को कश्मीर ने भुगता, ये अमित शाह ने अपने बयान में कहा, अपने भाषण के दौरान कहा। पहली गलती, सेना जब जीत रही थी तब सीज फायर किया गया। दूसरी गलती, यूएन में कश्मीर का मसला ले गए। नेहरू ने खुद कहा था सीज फायर गलती है। ये अमित शाह ने अपने भाषण के दौरान कहा। नेहरू की 2 गलतियों को कश्मीर ने भुगता। हमने जिम्मेदारी के साथ कहता हूं कि 2 बड़ी गलतियां जो पंडित जवाहरलाल नेहरू के प्रधानमंत्री काल में हुई, उनके लिए गए निर्णयों से हुई। इसके कारण सालों तक कश्मीर ने सहन करना पड़ा। एक सबसे बड़ी गलती, जब हमारी सेना जीत रही थी, पंजाब का एरिया आते ही सीज फायर कर दिया गया और पाक ऑक्यूपाई कश्मीर का जन्म हुआ। अगर सीज फायर 3 दिन लेट होता तो पाक ऑक्यूपाई कश्मीर आज भारत का हिस्सा। ये चर्चा में करेंगे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के इस बयान पर संसद में हंगामा मच गया। विपक्ष की ओर से चर्चा की मांग होने लगी, जबकि शाह ने कश्मीर को लेकर नेहरू की गलतियां गिनाना जारी रखा। और दूसरा, मान्यवर अभी तो एक ही कहा है, दूसरा तो सुने। उसका कंट्रोल नहीं था। बैठ जाओ। और अमित शाह के इस बयान पर कांग्रेस समेत विपक्ष का जोरदार हंगामा हुआ। विपक्ष ने सदन में किया है वॉकआउट। इसके अलावा लोकसभा में गृह मंत्री ने कहा कि नेहरू ने शेख अब्दुल्ला को लिखा था पत्र कि कश्मीर मुद्दा यूएन में ले जाना गलती था। यूएन के अंदर हमारे मसले को ले जाने की बहुत बड़ी गलती की। मान्यवर, मैं एक कोट अनकोट पढ़ना चाहता हूं। मैंने बहुत सावधानी से आपके द्वारा उठाए गए बिंदुओं को देखा। एक पत्र का हिस्सा है। मैंने बहुत सावधानी से आपके द्वारा उठाए गए बिंदुओं को देखा है, लेकिन मुझे डर है, यूनाइटेड नेशन के अनुभव के बाद मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूं कि वहां से कुछ संतोषजनक नतीजे की उम्मीद नहीं की जा सकती। मुझे यह एक अच्छा फैसला लगा, इनटू ब्रैकेट सीज फायर। मुझे लगता है कि भूतकाल में हमसे द्वारा की गई गलती है। इसमें आपत्ति है? नहीं कर सकते, स्वयं जवाहरलाल नेहरू ने कहा है। और इतना ही नहीं, बिल पर चर्चा के दौरान अधीर रंजन चौधरी के बयान पर गृह मंत्री अमित शाह ने उन्हें टोका। सुनिए देश के पहले प्रधानमंत्री के नाम पर कैसे संसद में हंगामा हुआ। गृह मंत्री अमित शाह जी राजी हो चुके हैं। दिन भर चलिए, नेहरू देश के लिए हानिकर है और आप देश के लिए कल्याणकारी हो। एक दिन भर। अब मैंने ऐसा कभी नहीं कहा कि नेहरू हानिकारक है। नेहरू हानिकारक है, ऐसा शब्द आप प्रयोग कर सकते हैं, हम नहीं कर सकते। मैंने कभी ऐसा नहीं कहा कि नेहरू हानिकारक है। इस विषय पर चर्चा होनी चाहिए। मैंने यही कहा है कि कश्मीर समस्या का मूल कौन था और कैसे था, इसमें उस वक्त के सभी लोगों का रोल क्या था, इस पर चर्चा होनी चाहिए। और ये कह रहे हैं नेहरू, हमारी बेंचेस से कोई नहीं कहता कि नेहरू हानिकारक थे, मगर अब यही कह रहे हैं नेहरू हानिकारक थे, तो हम क्या कर सकते हैं? आप कह रहे हैं। विधायक बने 10 बीजेपी सांसदों के इस्तीफे को लेकर आज बड़ी खबर आई, जहां लोकसभा के 9, राज्यसभा के 1 सांसद का इस्तीफा। इस्तीफे से पहले सांसदों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी मुलाकात की। इस मुलाकात के समय जेपी नड्डा भी मौजूद रहे।
3 राज्यों के विधानसभा चुनाव में जीत दर्ज कर विधायक बने बीजेपी के 10 सांसदों ने संसद की सदस्यता से इस्तीफा लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला को सौंप दिया है। मध्य प्रदेश के 5 सांसदों में 2 केंद्रीय मंत्री हैं। इनमें ग्वालियर से सांसद नरेंद्र सिंह तोमर, दमोह से प्रहलाद पटेल शामिल है। इनके अलावा जबलपुर से राकेश सिंह, सिद्धि से रीति पाठक और होशंगाबाद से उदय प्रताप सिंह है। वहीं राजस्थान के जयपुर ग्रामीण से सांसद रहे राजवर्धन सिंह राठौड़, विद्याधर से दिया कुमारी, राज्यसभा सदस्य किरोड़ी लाल मीणा ने इस्तीफा दिया है। छत्तीसगढ़ से इस्तीफा देने वाले सांसदों में रायगढ़ से सांसद गोमती साई, बिलासपुर से अरुण साफ शामिल है। सूत्रों के मुताबिक जल्द ही राजस्थान के अलवर से सांसद बाबा बालकनाथ और छत्तीसगढ़ से सरगुजा से सांसद रेणुका सिंह भी इस्तीफा दे सकती है। और इस्तीफा देने वाले सांसदों के साथ बीजेपी सांसदों के साथ जेपी नड्डा हंसी मजाक करते दिखाई दिए। देखिए इन खास तस्वीरों के मायने क्या है। ये उस वक्त की तस्वीर है जब आज इस्तीफा देने वाले बीजेपी के सांसद पार्टी अध्यक्ष के साथ संसद में दिखाई दिए। इस दौरान जेपी नड्डा के साथ तस्वीर खिंचवाने के दौरान किसी ने ऐसा सवाल किया कि परिसर ठहाकों से गूंज उठा। इसी तरह एक दूसरे वीडियो में नरसिंहपुर से विधायक बने प्रहलाद पटेल की एक और बात पर जेपी नड्डा भी हंसने लगे। 5 राज्यों के जबरदस्त चुनावी संग्राम के बाद इस तरह की तस्वीर बिल्कुल अलग है। और देखिए इन तस्वीरों के बाद आपको बताते हैं कि TV9 से क्या बोली केंद्रीय मंत्री रेणुका सिंह। उन्होंने कहा कि बेटी चाहती है कि मैं सीएम बनूं, जी हां, पार्टी जो मौका देगी वो मुझे मंजूर है। छत्तीसगढ़ से विधायक बनी है रेणुका सिंह। और देखिए इसी बीच उन्होंने TV9 से खास बातचीत करते हुए कहा कि बेटी चाहती है कि मैं सीएम बनूं और जो पार्टी मुझे जिम्मेदारी देगी वो मुझे मंजूर है। रेणुका जी, ये बताइए कि यहाँ पर मुख्यमंत्री पद की चर्चा बहुत जोरों पर है, आपका भी नाम रेस में है, किस तरह से देख रही है? कोई केंद्रीय नेतृत्व से बातचीत हुई है? मैं टीवी में ये सब देख रही हूँ, अभी मेरे से इस संबंध में किसी ने कोई बात नहीं की है। मैं एक छोटी सी कार्यकर्ता हूँ। मैं भारतीय जनता पार्टी ने मुझे प्रत्याशी बनाया, जनता ने अपना आशीर्वाद दिया। मैं अभी विधायक, सांसद और भारत सरकार में मंत्री हूँ। अब आगे भारतीय जनता पार्टी संगठन मुझे जो कहेगी मैं वही करूंगी। एक चीज यहाँ पर है कि आप महिला हैं और लंबे समय से राजनीतिक अनुभव है और आदिवासी समाज से एक सीएम बनाने की मांग उठ रही, तमाम कार्यकर्ता यहाँ आ रहे हैं, क्या कहेंगी कि महिला मुख्यमंत्री होना चाहिए, मौका देना चाहिए छत्तीसगढ़ में? मैं पहली बार सांसद बनी, मुझे माननीय नरेंद्र मोदी जी ने अपने मंत्रिमंडल में शामिल करके देश की सेवा करने का अवसर दिया, तो इसमें महिला पुरुष वाली बात नहीं है। मध्य प्रदेश विधानसभा में बीजेपी की शानदार जीत के बाद आज शिवराज सिंह चौहान छिंदवाड़ा पहुंचे और कहा कि लोकसभा के चुनाव प्रचार की शुरुआत हम छिंदवाड़ा से कर रहे हैं। ऐसा चमत्कार हुआ है मध्य प्रदेश की धरती पर जो पहले कभी नहीं हुआ। भारतीय जनता पार्टी को 48.6% वोट मिला। इतिहास में कभी नहीं मिला इतना वोट, कभी नहीं मिला। जब हम 173 सीटें जीते थे तब भी वोट था 42%। इस बार वोट 48.5%। आपने चमत्कार कर दिया, मैं सिर झुका के प्रणाम करता हूं। और इस जीत में देखो अपने प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी, भारत को भगवान का वरदान है। शिवराज सिंह चौहान ने पीएम मोदी की जमकर तारीफ करते हुए कहा कि मोदी जी को 29 लोकसभा सीटों की माला पहनाऊंगा। अगर देखें तो एक तरफ मध्य प्रदेश में बीजेपी को जहां बम्पर जीत मिली है, वहीं छिंदवाड़ा की सभी 7 सीटों पर पार्टी को हार का सामना करना पड़ा है। तीन बड़े राज्यों में हार के बाद हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री और हरियाणा विधानसभा में कांग्रेस विधायक दल के नेता भूपेंद्र सिंह हुड्डा के तेवर अब थोड़े ढीले नजर आ रहे हैं। आखिर हुड्डा ने ऐसा क्या कहा, इस रिपोर्ट में देखिए।
कांग्रेस से वरिष्ठ नेता भूपेंद्र सिंह हुड्डा इंडिया गठबंधन को लेकर हरियाणा में सख्त तेवर अपना रखा था। हुड्डा का कहना था कि हरियाणा में कांग्रेस पूरी तरह से अकेले चुनाव लड़ने में सक्षम है, लेकिन अब हुड्डा के बोल बदले हुए नजर आ रहे हैं। हरियाणा में कांग्रेस खुद में सक्षम है, ये बाकी बातें होती है टेबल पर बैठ के होती है, जब बात करेंगे। दरअसल मध्य प्रदेश जैसे राज्य में कांग्रेस ने समाजवादी पार्टी से गठबंधन नहीं किया, जिसका कांग्रेस को खामियाजा उठाना पड़ा और माना जा रहा है कि यही वजह है कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने अब अपने तेवर थोड़े ढीले कर लिए हैं। और डीएमके सांसद के बयान पर बीजेपी का पलटवार, बयान पर राहुल चुप क्यों? अनुराग ठाकुर ने यह सवाल पूछा है। उत्तर भारतीयों का अपमान बर्दाश्त नहीं, कांग्रेस देश को बांटने का काम कर रही है, अनुराग ठाकुर का बयान। ये राहुल गांधी की मुहर इस बयान पर लगी है क्या? सोनिया गांधी जी की मुहर लगी है क्या? दूसरा, तमिलनाडु के मुख्यमंत्री का एक बार नहीं बार बार बयान आना, डीएमके के नेताओं के सनातन धर्म, हिंदुओं और हिंदी और उत्तर भारत के खिलाफ बयान आना, ये एक सोची समझी साजिश है, सुनियोजित रणनीति का हिस्सा है, जहां भारत और भारतीयों को नीचा दिखाने का कोई कसर कांग्रेस नहीं छोड़ रही। कभी ईवीएम को गाली दो, कभी इलेक्शन कमीशन को गाली दो, कभी हिंदी बोलने वालों को गाली दो। कांग्रेस उनके सहयोगी लगातार देश की आस्था और संस्कृति का अपमान करती आ रही। मेरा सवाल श्रीमान राहुल गांधी और सोनिया गांधी जी से यह है कि ये देश को बांटने वाली सोच आखिरकार कांग्रेस क्यों ला रही? और वहीं देखिए दूसरी तरफ इंडिया गठबंधन में पीएम पद के चेहरे को लेकर शिवसेना उद्धव गुट की तरफ से बड़ा बयान सामने आया है। राज्यसभा सांसद संजय राउत ने जब उद्धव ठाकरे के पीएम चेहरे वाले सवाल पर क्या कुछ कहा है, देखिए इस रिपोर्ट में। भले ही इंडिया गठबंधन की आज बैठक टल गई हो, लेकिन गठबंधन में शामिल सभी दलों को ये लगता है कि उनकी पार्टी का नेता पीएम पद का चेहरा बन सकता है। उद्धव ठाकरे को लेकर उनकी पार्टी के सांसद संजय राउत ने भी कुछ इसी तरह का इशारा किया है। देखिए, उद्धव ठाकरे जी का एक चेहरा है, हिंदुत्ववादी चेहरा है, राष्ट्रवादी चेहरा है, लेकिन हम ये नहीं कहेंगे कि इंडिया गठबंधन के जो मान्यता अगर किसी को मिलती है, सबको, तो चेहरा हो सकता है ना। हम बैठक के बाहर, मीटिंग के बाहर कुछ ऐसी बात नहीं करेंगे जिसकी वजह से हमारे गठबंधन में कोई मतभेद पैदा। वही संजय राउत ने यह भी कहा कि गठबंधन की तरफ से पीएम का चेहरा होना चाहिए। अगली बैठक में इस बात पर फैसला लिया जाएगा। ये सच है, एक फेस होना चाहिए, एक चेहरा होना चाहिए, उसमें कोई गलत राय नहीं है। और उसके ऊपर जब अभी अगली तारीख को जब मीटिंग होगी तो जरूर। डीएम की पार्टी के सांसद सेंथिल कुमार पर सियासत गर्म है। बीजेपी हमलावर है तो संत समाज कार्रवाई की मांग कर रहा है। ये दुखद है, इसकी हम निंदा करते हैं, भर्त्सना करते हैं और आने वाले समय में डीएमके को, सांसद महोदय को इसका खामियाजा देश की जनता जरूर देगी और इसके लिए कभी उनको माफ नहीं करेगी। बीजेपी हमलावर है तो कांग्रेस सधे शब्दों में पक्ष रख रही है। तो अपनी बात है, मैं इस बार गौ माता को हम सब अपने श्रद्धा करते हैं, इस बात से हमारे कोई लेना देना नहीं है। कोई इंडिविजुअल कोई सदन के अंदर कोई बात कहते हैं, इसमें हमें क्या लेना देना, हम गौ माता बोलते तो हैं। अब आपको डीएम के सांसद का वो बयान सुनाते हैं जिस पर बवाल मचा है। इस देश की जनता को सोचना चाहिए कि बीजेपी की चुनाव जीतने की शक्ति केवल हिंदी पट्टी के राज्यों में है, जिन्हें हम आमतौर पर गौमूत्र राज्य कहते हैं। संत समाज सेंथिल के खिलाफ कार्रवाई की मांग कर रहा है। डीएम के सेंथिल कुमार मानसिक रूप से विक्षिप्त हो चुके हैं और जिस प्रकार से टीका टिप्पणी कर रहे हैं, उनके खिलाफ संसदीय अमर्यादित भाषा का प्रयोग करने का इन्हें निलंबित करना चाहिए। और डीएमके के सांसद सेंथिल कुमार के बयान पर केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह और शिवसेना कैसे आमने सामने है, सुनिए। आज मैंने एक ट्वीट किया है, ऑस्कर फर्नांडिस
राज्यसभा में जो कांग्रेस के बड़े नेता थे, उनका बयान है कि मुझे कैंसर था और मैंने गौमूत्र से आश्रम में जाके क्योर हुआ। मैं राहुल गांधी और स्टालिन पिता पुत्र को दोनों को कहना चाहता हूं कि भारत के सनातन की पहचान गंगा गौ हैं, गौ माता। ये जो बोलते हैं गोमूत्र यानी हिंदुत्व नहीं ना। हिंदुत्व की डेफिनेशन बहुत बड़ी है, लेकिन उसको लगता है कि ये गोमूत्र है, हमारे यहाँ जो ये चोटी रखते हैं, जो घंटा बजा जाए, सिर्फ यही हिंदुत्व नहीं है। हिंदुत्व एक संस्कृति है। हम हिंदुत्व को एक राष्ट्रीयत्व का दर्जा देते हैं। राष्ट्र यानी हिंदुत्व है। और गौमूत्र वाले बयान पर डीएमके सांसद सेंथिल कुमार ने माफी मांगी। सेंथिल ने संसद में बयान पर खेद व्यक्त किया और उसे वापस ले लिया। सेंथिल ने संसद में कहा, कल मैंने अनजाने में बयान दिया, किसी को ठेस पहुंची तो बयान वापस लेता हूं। Speaker sir, the statement made by me yesterday inadvertently, if it had hurt the sentiments of the members and sections of the people, I would like to withdraw it. And I request the words to be expunged from the and regret. Thank you. It is already expelled, but you should regret it. Now it's over. और देखिए एक और बड़ी खबर आपको बता दें कि इंडिया की बैठक में ना शामिल होने की खबरों पर बोले हैं नीतीश कुमार। मेरी तबीयत खराब थी, ये उन्होंने कहा है, और मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैंने काफी सेवा की है। नीतीश कुमार ने ये भी बात कही, अगली बैठक में तय करो सब कुछ। ये बड़ी बातें उन्होंने कही। अगली बैठक होगी तो हम कहेंगे कि आगे की सभी चीजों तय कर ली जाए। नीतीश कुमार ने सारी बात कही है। दरअसल इंडिया गठबंधन की आज मीटिंग थी और उसको लेकर कहा जा रहा था कि देखिए नीतीश कुमार उसमें शामिल नहीं हो रहे। उसको लेकर उन्होंने साफ कहा है कि उनकी तबीयत खराब थी, इसके लिए वो शामिल नहीं हो पा रहे थे। बिना मतलब के मेरे बारे में आता है कि हम चाहते हैं, हमको कुछ नहीं चाहिए। हम शुरू से कहते हैं हम तो चाहते हैं राज्य के हित में है। नीतीश कुमार का यह बयान ऐसे समय आया है जब विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को हार का सामना करना पड़ा है। बीजेपी के हाथों हारने के बाद विपक्षी पार्टियों की एकता पर सवाल खड़े हो रहे हैं। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान में हारने के बाद इंडिया अलायंस का आगे का रास्ता क्या होगा, इस पर भी सवाल खड़े किए जा रहे हैं। हालांकि नीतीश कुमार ने गठबंधन को लेकर यह भी कहा कि अगली मीटिंग में सारी चीजें तय कर ली जाएंगी। कि अगला मीटिंग होगा तो उसमें हम फिर बता देंगे कि बहुत तेजी से आपस में बातचीत करके आगे का तय कर लीजिए। देर मत करिए, अब देर न रहे जी। हम एक साल से कितना दिन से कोशिश कर रहे हैं, तब बाकी बीच में चुनाव होता है तो सब पटिया अपने अपने लिए लगे लहर जाता है, वो अलग चीज है। हम तो चाहते हैं कि जितने लोग एक साथ हैं हम मिल करके आगे भी अन्य राज्यों पर जो लड़ना है उसके लिए हम लोग फिर जरूर लोगों को कहेंगे। 3 राज्यों में सीएम पर सूत्रों से जुड़ी हुई बड़ी खबर आ रही है। नए चेहरों को मिल सकता है मौका। छत्तीसगढ़ में भी नए चेहरे को मौका मिल सकता है। बीजेपी की तरफ से ये सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है। ये बड़ी जानकारी देखिए, अभी भी लगातार इन तीनों स्टेट्स में कौन होगा वो चेहरा जो मुख्यमंत्री की कमान संभालेगा। मध्य प्रदेश में, राजस्थान में, छत्तीसगढ़ में, इसमें कहा जा रहा है कि नए चेहरों को मौका मिल सकता है। आनंद पांडे इस वक्त हमारे साथ हमारे सहयोगी जुड़ रहे हैं। आनंद, सोर्सेज से जो खबर मिल रही है इसको कंफर्म कीजिए और क्या डिटेल्स हैं इसके बारे में। जी बिल्कुल, 3 ही राज्यों में जहां पर बीजेपी जीती है, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और राजस्थान में, यहाँ पर मुख्यमंत्री के तौर पर बीजेपी नया चेहरा दे सकती है। नया चेहरा देने का मतलब ये है कि वसुंधरा राजे, रमन सिंह और शिवराज सिंह के फिर से मुख्यमंत्री बनने की संभावनाएं बहुत कम है, क्योंकि पार्टी को ये लगता है कि अब वक्त आ गया कि तीनों राज्यों में नए चेहरे दिए जाए, युवा चेहरे दिए जाए, जो कि आने वाले दिनों में पार्टी को और मजबूत करे। और साथ ही साथ आपको बताते हैं तीनों ही राज्यों में बीजेपी ने सीएम उम्मीदवार के तौर पर किसी का नाम डिक्लेयर नहीं किया था, कोई चेहरा नहीं दिया था। तीनों ही चुनाव प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे पर लड़े गए थे और उसके बाद भी अगर इतनी बम्पर जीत मिली है बीजेपी को तो सारा श्रेय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चाहता है। और ऐसे में पार्टी ये चाहती है कि ऐसे चेहरे को सीएम के तौर पर दिया जाए जो कि आने वाले 2-3 टर्म तक बीजेपी को वहां पे और आगे बढ़ाए। और साथ साथ जो अगर पुराने चेहरे हटेंगे तो नए चेहरे, नए कार्यकर्ताओं को
पार्टी में मौका मिलेगा, सरकार में मौका मिलेगा और कार्यकर्ताओं को आगे बढ़ने का मौका मिलेगा। चलिए, जो फैसला होता है उस पर नजर बनाए रखें, आगे आपसे अपडेट लेंगे। शुक्रिया पूरी जानकारी के लिए आनंद आपका। इस बीच रमन सिंह ने छत्तीसगढ़ के अधिकारियों को चेतावनी दी है, फाइलों से छेड़छाड़ ना करें। कुछ अधिकारी महत्वपूर्ण फाइलों को बैकडेट पर साइन कर रहे हैं। अधिकारियों को किसी भी प्रकार के अनुचित कार्य से बचना चाहिए। आज जो साइन की गई है बैकडेट में, वो मैं समझता हूं कि सरासर गलत है और उचित नहीं है। उसकी एक बार जो भी मुख्यमंत्री बनेगा छत्तीसगढ़ में उसकी विवेचना तो करेगा, मगर मुझे लगता है कि ये ऐसा समय है कि जब तक सरकार का गठन न हो जाए कोई नए निर्णय लिए नहीं जा सकते, कोई नए आदेश जारी हो नहीं सकते। और ऐसे कार्यकाल में वो अधिकारी जो आज भी पुराने जितने भी किए हुए काम हैं उसको सही साबित करने में लगे हुए हैं, उनको मैं स्पष्ट चेतावनी दिया था कि ऐसी गड़बड़ी करना बंद अब तो करो। अब तो सरकार बदल गई है, कम से कम छत्तीसगढ़ के हित में काम करना पड़ेगा। आपत्ति इस बात को लेकर भी हो रही है कि और रुक करते हैं वॉर जोन से आ रही बड़ी खबरों का। मुस्लिम देश के दौरे पर यूएई पहुंचे पुतिन। अबू धाबी में रूसी राष्ट्रपति का जोरदार स्वागत किया गया। अबू धाबी में तोपों से पुतिन का स्वागत किया गया। यूएई के बाद सऊदी अरब जाएंगे पुतिन। इजराइल गाजा जंग पर भी होगी बातचीत। तो अबू धाबी में पुतिन और जबरदस्त तरीके से स्वागत किया गया। तोपों की सलामी दी गई व्लादिमीर पुतिन को। और ये तस्वीरें जब पुतिन वहां पहुंचे अबू धाबी में, तब उनके स्वागत की। वैश्विक तनाव के बीच रूस एक नई रणनीति, नई साझेदारी बनाने की तरफ बढ़ता नजर आ रहा है। एक तरफ ईरान से नजदीकियां, वहीं दूसरी तरफ अरब देशों के साथ भी करीबी बढ़ाने की कोशिश की जा रही है पुतिन के द्वारा। फिलहाल ये तस्वीरें यूएई की, जहां पर पहुंचे हैं पुतिन। इन दौरों के माध्यम से। और देखिए, रशिया भी लगातार अपने साथ अपने अलायंस को बढ़ाने की कोशिश कर रहा है। और इसी बीच एक बड़ी खबर आपको बता देते हैं। गाजा बॉर्डर पर इस जंग को करीबन 60 दिन हो चुके हैं। और गाजा बॉर्डर से हमारे संवाददाता विपिन चौबे ने एक खास रिपोर्ट की है, जिसमें किबूस इलाके से TV9 की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट है। 7 अक्टूबर को हमास ने इसी इलाके में, किबूस में हमला किया था, या फिर आप कह सकते हैं कि हमास के लोगों ने, आतंकियों ने लोगों को मार गिराया था और नीर ओज इलाके में बनाए थे 70 बंधक। और देखिए, ये रिपोर्ट हम आपको दिखाएंगे, जहां पर हमारे संवाददाता विपिन चौबे ने खुद जाकर ये रिपोर्ट कैप्चर की है। इस वक्त TV9 भारतवर्ष गाजा बॉर्डर के 500 मीटर के रेडियस के इलाके में आ गया है, जहां से इजराइल की सीमाएं शुरू होती हैं। और हम उस इलाके में खड़े हैं जहां पर 7 अक्टूबर को हमास के लड़ाकों ने हमला किया था और कैसी तबाही मचाई थी, वो दिखाने की हम आपको कोशिश कर रहे हैं। ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, ये नीर ओज किबुत्स का इलाका है। किबुत्स मतलब पहले बॉर्डर के वो गांव जिन पर हमला किया गया था। इन्हीं गांव में हमला करके लोगों को न मारा गया, बल्कि यहां से ब्रूटली उनका मर्डर किया गया, उनके घरों को जलाया गया, मिसाइलें मारी गई और तो और यहां से लोगों को किडनैप करके भी ले जाया गया। कैसी तबाही उस दिन की रही होगी, इसका अंदाजा लगाइए आप। वहां से लेकर उस दाहिने तरफ से जरा दिखाइए, कैमरा पर्सन गंगा आपको दिखाएंगे, पूरा घर जलकर राख हो गया। यहां आपको सामने वो गीजर नजर आ रहे हैं। ये देखिए, ये लोगों के रहने का इलाका है, ये किबुत्स का इलाका है। और यहां पर कैसी तबाही उस दिन लाई गई थी, वो आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूं।